हेलो एवरीवन। आज है 22 अगस्त और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे 22 अगस्त से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि भारतीय मूल की जो कृषांगी मिश्राम है, ये ब्रिटेन की सबसे युवा सॉलिसिटर नियुक्त की गई हैं। उत्तर प्रदेश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट स्थापित किया गया है। गोरखपुर में वर्ल्ड मॉस्किटो डे मनाया गया 20 अगस्त को। मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का जो खिताब है, मनिका विश्वकर्मा ने जीता है। टाटा सन्स के निदेशक के रूप में नोएल टाटा की नियुक्ति की गई। इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न में बेस्ट फिल्म चुनी गई है होमबाउंड, और बेस्ट डायरेक्टर इसी फिल्म के डायरेक्टर चुने गए हैं। इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न में बेस्ट एक्टर अभिषेक बच्चन चुने गए हैं। सितंबर के महीने में अबू धाबी और दुबई में होने वाले एशिया कप टी20 टूर्नामेंट में भारत का नेतृत्व करेंगे सूर्य कुमार यादव। 2025 ह्यूरन इंडिया के सबसे मूल्यवान पारिवारिक व्यवसाय की लिस्ट में अंबानी परिवार टॉप पर है। 19 अगस्त को अफगानिस्तान ने अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने मानसिक स्वास्थ्य राजदूत के रूप में अभिनव बिंद्रा की नियुक्ति की है। गन डाउन मर्डर इन ओलंपिक चैंपियन किताब लिखी है संदीप मिश्रा ने। तो ये सभी क्वेश्चंस हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ लिए हैं। शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल। सवाल है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अग्निवीरों के लिए बिना किसी गारंटी के कितना लोन देने की घोषणा करी है। तो अभी एक अच्छी पहल जो एसबीआई के द्वारा देखने को मिली है, इंडिपेंडेंस डे के मौके पर जो अग्निवीर है इन्हें 4 लाख रुपए तक का लोन प्रोवाइड कराने की घोषणा एसबीआई के द्वारा कर दी गई है। इसका मतलब ये हुआ कि एसबीआई ने अग्निवीरों के लिए बिना किसी गारंटी के 4 लाख रुपए तक का लोन ये शुरू किया है। इतना ही नहीं, 30 सितंबर 2025 तक सभी रक्षा कर्मियों को 10.50% की न्यूनतम ब्याज दर यानी कि न्यूनतम कम से कम इंटरेस्ट रेट की पेशकश ये एसबीआई कर रहा है। यानी कि इस तारीख से पहले यदि आप पर्सनल लोन लेते हैं तो सस्ती दरों में ये भी मिल जाएगी। एसबीआई की यदि बात की जाए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का फॉर्मेशन ईयर है 1 जुलाई 1955। मुंबई महाराष्ट्र में हेडक्वार्टर है। चिल्ला श्रीनिवास शुलू शेट्टी हेड है। इसके ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी हो जाएंगे। यहाँ से यदि मैं बैंक के करंट अफेयर की बात करूं तो आरबीआई से यूनिवर्सल बैंकिंग लाइसेंस प्राप्त करने वाला पहला स्मॉल फाइनेंस बैंक बना है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, जिसके बारे में हमने 3 से 4 दिन पहले डिस्कशन किया है। आईएमएफ की डिप्टी एमडी गीता गोपीनाथ ने अपने पद से इस्तीफा दिया। फेडरल बैंक की पहली ब्रांड एम्बेसडर विद्या बालन बनी। किस बैंक ने ट्रेन में भारत का पहला एटीएम लगाना शुरू किया? तो ये बैंक ऑफ महाराष्ट्र के द्वारा लगाया गया था। किस बैंक को सेंट्रल बैंकिंग ऑफ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 25 के लिए चुना गया? तो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। एलआईसी के द्वारा इस साल वन मैन ऑफिस पहल की शुरुआत की गई। आरबीआई से नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी का लाइसेंस प्राप्त करने वाली पहली ई कॉमर्स कंपनी बनी फ्लिपकार्ट। और मशरेक गुजरात में स्थित गिफ्ट सिटी यानी कि गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी में प्रवेश करने वाला यूएई का पहला बैंक बन गया है। तो ये सभी क्वेश्चन हमने ऑलरेडी पढ़ लिए हैं, सिर्फ यहाँ से हम रिविजन कर रहे हैं। सवाल दूसरा है, किस स्थान पर दुनिया को प्लास्टिक पॉल्यूशन से बचाने के लिए प्लास्टिक प्रदूषण संधि पर सहमति बनाने के लिए आईएनसी 5.0 बैठक का आयोजन किया गया? तो ये बैठक रिसेंटली जेनेवा स्विट्जरलैंड में आयोजित की गई। यहाँ पर जो टर्म लिखा हुआ है आईएनसी, इसकी फुल फॉर्म क्या बनती है? इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएटिंग कमिटी। अब 5.0 की बैठक जेनेवा स्विट्जरलैंड में आयोजित की गई। यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम के अनुसार इस बैठक का जो पर्पस है, ये प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करने के लिए एक कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौते के पाठ को अंतिम रूप देना था, लेकिन फिलहाल इसका कोई आउटपुट नहीं निकल पाया है। बैठक जरूर जेनेवा में हुई है। बैंकॉक थाईलैंड में इस साल का 6वें क्रम का बिम्स्टेक समिट आयोजित किया गया था, जिसमें कि भारत को रिप्रेजेंट किया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। अलास्का में रिसेंटली रशिया और अमेरिका के नेताओं की बैठक रही, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन की अभी जो वार्ता थी अलास्का में संपन्न हुई। नई दिल्ली में रायसीना डायलॉग का आयोजन किया गया था। इवेंट एंड समिट वाली स्लाइड से यदि हम रिविजन करें तो 2025 के आर्द्र भूमि रामसर कन्वेंशन का 15वां कोप जिम्बाब्वे में आयोजित किया गया। दूसरा बिम्स्टेक बंदरगाह सम्मेलन विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में 51वें नंबर का G7 समिट कनाडा ने होस्ट किया। ग्लेशियरों के संरक्षण पर उच्च स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन दुशांबे ताजिकिस्तान में। वेव्स समिट मुंबई में। 150वीं आईयूपीयू बैठक उज्बेकिस्तान में। कोप 30 ब्राजील में। बिम्स्टेक थाईलैंड में। ब्रिक्स ब्राजील में। और लास्ट ईयर का G7 इटली ने, G20 ब्राजील ने होस्ट किया। इस साल का 55वां वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक दावोस स्विट्जरलैंड में रही।
सागर माथा संवाद काठमांडू नेपाल में, 8वां हिंद महासागर सम्मेलन मस्कट ओमान में, रायसीना डायलॉग दिल्ली में, गेमिंग शिखर सम्मेलन फिलीपींस में, मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता तेलंगाना हैदराबाद में और एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप जॉर्डन के अम्मान में आयोजित की गई। सवाल तीसरा है, हाल ही में भारत को दुनिया का कौन से क्रम का सबसे बड़ा कोयला उपभोक्ता देश घोषित किया गया? तो रिसेंटली भारत को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उत्पादक और उपभोक्ता देश घोषित किया गया है। कोयला मंत्रालय ने जो रिपोर्ट रिलीज की है, इसके अनुसार जो फाइनेंशियल ईयर था 2024-25 का, इसमें कोयला आयात यानी कि जो इंपोर्ट है, ये 8% घटा है, जो कि भारत के लिए गुड न्यूज है। यानी कि भारत जो अन्य देशों से कोयला मंगाता था, इसमें 8% की कमी आई है। यानी कि 8% कम मंगाया है। अब कम मंगाया है तो विदेशी मुद्रा भंडार भी भारत का सेव हुआ है, क्योंकि ऑब्वियस है कि यदि भारत किसी अन्य कंट्री से कुछ मंगाता है तो पेमेंट करना पड़ता है। तो इसमें मोस्टली जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है, इसमें डॉलर का ही इस्तेमाल किया जाता है विदेशी मुद्रा भंडार के तौर पर। इसीलिए हम कहते हैं कि ये स्ट्रांग होना जरूरी है किसी भी कंट्री के ट्रेड के लिए। तो भारत जब 8% कोयला कम मंगाएगा तो इसमें भारत का जो पैसे में बचत हुई है, लगभग 80 लाख डॉलर से अधिक की बचत आप कह सकते हैं। अब जरा मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि यदि भारत कोयला उत्पादन उपभोक्ता देशों की लिस्ट में दूसरे स्थान पर है, तो पहले स्थान पर इसमें कौन सी कंट्री रही है? यदि मैं बाकी ऑप्शन की बात करूं तो सिप्री ने अभी हाल ही में मिलिट्री एक्सपेंडिचर रिपोर्ट 2025 रिलीज की थी, जिसमें कि सैनिकों पर सबसे अधिक पैसा खर्च करने के मामले में अमेरिका टॉप पर है, भारत इसमें 5वें स्थान पर है। अभी 2025 में ही 2024-25 की क्लाइमेट रिस्क रिपोर्ट रिलीज की गई, जिसमें कि डोमिनिका कंट्री टॉप पर है, इसमें भारत को 6वें स्थान पर रखा गया। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स जो रिलीज किया गया था 2024 का, भारत को इसमें 10वें स्थान पर रखा गया था। टॉप पर इसमें डेनमार्क रहा है। सवाल नंबर चौथा है, हाल ही में किस देश को डब्ल्यूएचओ ने रूबेला मुक्त घोषित किया? तो रिसेंटली डब्ल्यूएचओ ने भारत के पड़ोसी नेपाल को रूबेला फ्री डिक्लेयर कर दिया है और ये रूबेला मुक्त होने वाला दक्षिण पूर्वी एशिया का छठा देश बना। रूबेला एक संक्रामक वायरल संक्रमण है, जिसे जर्मन खसरा भी कहा जाता है। ये गर्भवती महिलाओं के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न कर सकता है। इससे अबॉर्शन का खतरा रहता है, गर्भपात का, मृत शिशु का जन्म, या आप कह सकते हैं ना कि बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ, ऐसा होता है। तो ये दोष भी होते हैं और कुछ जन्म दोष इसमें देखने को मिल सकते हैं। वैक्सीनेशन के माध्यम से ये पूरी तरीके से रोका जा सकता है। तो सबसे पहले हम डब्ल्यूएचओ के बारे में डिस्कशन करेंगे, फिर नेपाल को देखेंगे। डब्ल्यूएचओ का फॉर्मेशन ईयर है 7 अप्रैल 1948, जिनेवा में हेडक्वार्टर है। टेड्रोस अदानोम अध्यक्ष है। इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशंस ही है। अब ऑप्शन में आप देखेंगे तो भारत, केन्या, बोत्सवाना लिखा हुआ है। ये डब्ल्यूएचओ के कारण ही चर्चे में थे। क्यों चर्चे में थे, देख लेते हैं। डब्ल्यूएचओ ने अभी हाल ही में केन्या को निद्रा रोग से मुक्त घोषित किया। अभी हाल ही में हेपेटाइटिस डी बीमारी को डब्ल्यूएचओ ने कैंसरकारी घोषित किया है। 2030 तक सभी के लिए किफायती नेत्र देखभाल सुनिश्चित करने के लिए डब्ल्यूएचओ ने ग्लोबल स्पेक्स 2030 की शुरुआत की। सेनेगल को ऑफिशियली तौर पर ट्रैकोमा मुक्त घोषित किया है डब्ल्यूएचओ ने। भारत को ट्रैकोमा मुक्ति का सर्टिफिकेट भी दे चुका है। डब्ल्यूएचओ द्वारा मलेरिया मुक्त प्रमाणित होने वाला अमेज़न क्षेत्र का पहला देश सूरीनाम बना और मां से बच्चे तक एचआईवी संचरण को समाप्त करने के लिए डब्ल्यूएचओ की गोल्ड टियर स्थिति प्राप्त करने वाला पहला अफ्रीकी देश बोत्सवाना है। नेपाल की राजधानी काठमांडू, जहां पर सार्क का मुख्यालय है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, करेंसी नेपाली रुपया, प्रेसिडेंट रामचंद्र पौडेल, प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली है। याला ग्लेशियर विलुप्ति की कगार पर है, यहीं से हमने रिलेट करके पढ़ा था। उपेंद्र द्विवेदी को नेपाल के आर्मी चीफ के द्वारा सेना की जनरल मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव फ्रेमवर्क पर नेपाल ने समझौता किया है। पहला नेपाल भारत पर्यटन सम्मेलन काठमांडू में आयोजित किया गया। तमुलसार फेस्टिवल यहाँ मनाया गया। चितवन जिले के सौराहा में 8वां हाथी और पर्यटन महोत्सव आयोजित किया गया। बाल विवाह को समाप्त करने के लिए कैंपेन चलाया गया। पश्मीना को बढ़ावा देने के लिए पहला 3 दिवसीय अंतरराष्ट्रीय पश्मीना महोत्सव आयोजित किया नेपाल ने। नेपाल में स्थित है माउंट एवरेस्ट, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। नेपाल में इसे सागर माथा के नाम से जाना जाता है। इस पर सबसे अधिक बार चढ़ाई करने का रिकॉर्ड कामी रीता शेरपा के नाम है। जब तक मैंने आपको पढ़ाया है, मुझे लगता है 30 बार तो ये चढ़ाई कर ही चुके थे। जिन स्टूडेंट को मेरी स्पीड थोड़ी ज्यादा लग रही होगी, तो देखिए आपकी यूट्यूब में स्पीड को कम ज्यादा दोनों करने का ऑप्शन है। आप अपनी सुविधा के अनुसार इसे कम ज्यादा कर सकते हैं। किसी भी स्टूडेंट को इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। सवाल 5वां है, एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2025 का आयोजन किस देश में किया गया, जिसमें कि मनु भाकर ने महिलाओं के 10 मीटर एयर पिस्टल प्रतियोगिता में ब्रॉन्ज मेडल जीता? तो ये प्रतियोगिता का आयोजन कजाकिस्तान में किया गया था।
भारत के स्टार शूटर और 2 बार की ओलंपिक मेडलिस्ट मनु भाकर ने इसमें 10 मीटर की कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। कजाकिस्तान के शिमकेंत में ये जारी है। भारत इस साल शतरंज वर्ल्ड कप होस्ट करेगा। चाइना और थाईलैंड ने भी तो कुछ ना कुछ होस्ट किया है। क्या होस्ट किया है? एक स्पोर्ट्स वाली स्लाइड के थ्रू हम देख लेते हैं। बिहार में अभी एशिया रग्बी अंडर 27 महिला चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। वुमेन्स की कैटेगरी में ये तो चाइना विजेता है। मेल कैटेगरी में हांगकांग ये जीता है। भारत के 89 नंबर के ग्रैंड मास्टर रोहित कृष्णा बने। बॉक्सिंग चैंपियनशिप 25 का आयोजन बैंकॉक थाईलैंड में किया गया। साइपन इंटरनेशनल 2025 का खिताब तान्या हेमंत ने जीता। विश्व खेलों के 12वें संस्करण का आयोजन चाइना में किया गया और वर्ल्ड चैंपियन ऑफ लेजेंड्स का खिताब साउथ अफ्रीका ने जीता। वुमेन टेनिस एसोसिएशन महिला एकल खिताब जीतने वाली दूसरी सबसे उम्रदराज महिला अमेरिका की वीनियस विलियम्सन है। पॉलीग्रास मैजिक स्किल अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय दीपिका कुमारी है। फुटबॉल का कॉन्का कैफ वर्ल्ड कप जीता है मैक्सिको ने। विंबलडन ओपन में मेन सिंगल का खिताब जेनिक सिनर ने, वुमेन सिंगल का ईगा स्विटेक ने जीता। फीफा रैंकिंग जो जारी की गई, भारत को 133वें स्थान पर रखा गया। टॉप पर अर्जेंटीना है। फाइड महिला शतरंज वर्ल्ड कप जीतने वाली पहली भारतीय महिला दिव्या देशमुख है। टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज जो रूट है। टेस्ट क्रिकेट में 4 सेंचुरी लगाने वाले पहले बल्लेबाज शुभमन गिल हैं। एक स्टूडेंट कल कमेंट कर रहे थे कि मैम ये वाला फैक्ट आप चेक करेंगे शुभमन गिल वाला। देखिए आप लोग भी थोड़ा चेक करेंगे। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अभी ना इंग्लैंड के साथ जो भारत की टेस्ट सीरीज चल रही थी उसमें शुभमन गिल के नाम ये रिकॉर्ड रहा है। सवाल 6वां है। उत्तर प्रदेश में स्थित जलालाबाद का नाम बदला गया है। बदल करके क्या रखा गया है? परशुरामपुरी। गृह मंत्रालय ने ऑफिशियली इसके बदले हुए नाम को मंजूरी दे दी है। जितने भी हम बदले हुए नाम देखते हैं ना, मोस्टली हम उत्तर प्रदेश में ही देखते हैं। चलिए रिवीजन कर लेते हैं बदले गए नामों की। जैसे कि भारत और इंग्लैंड के बीच होने वाली टेस्ट सीरीज का नाम एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी है। मध्य प्रदेश में स्थित पचमढ़ी वन्यजीव अभ्यारण्य का नाम भभूत सिंह किया गया। कानब्रेक ब्रिज मुंबई में है, बदला हुआ नाम सिंदूर ब्रिज है। इस्लामपुर का नाम ईश्वरपुर। खैरनाथ तिजारा राजस्थान में है, बदला हुआ नाम भ्रतहरि है। खुलदाबाद महाराष्ट्र में है, बदला हुआ नाम रत्नापुर। बैंगलोर सिटी यूनिवर्सिटी का नाम मनमोहन सिंह के नाम पर। सीआईएसएफ ट्रेनिंग सेंटर का नाम राजादित्य चोलन के नाम पर। राजस्थान की फाय सागर लेक का नाम वरुण सागर। सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन बिहार में है, बदला हुआ नाम असगैबी नाथ धाम। अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम अयोध्या धाम जंक्शन। S-400 को लेकर के भारत रशिया के बीच डील है, बदला हुआ नाम सुदर्शन है। पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार की कैपिटल है, बदला हुआ नाम विजयपुरम। केरल का नाम केरलम प्रस्तावित है। पुरानी संसद भवन का नाम संविधान सदन। गुजरात के सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम का नाम निरंजन शाह के नाम पर। यूएई के अल मिन्हात का नाम हिंद शहर। अहमदनगर का नाम अहिल्याबाई। मोपला इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम मनोहर पर्रिकर के नाम पर। सराय काले खां चौक का नाम बिरसा मुंडा के नाम पर। रामनगर जिला कर्नाटका में है, बदला हुआ नाम बैंगलोर दक्षिण है। काकसर ब्रिज लद्दाख में है, बदला हुआ नाम कैप्टन अमित भारद्वाज सेतु है। सवाल 7वां है। राजीव गांधी भारत के किस क्रम के प्रधानमंत्री थे जिनकी 20 अगस्त 2025 को 81वीं क्रम की जयंती मनाई गई? तो इन्होंने देश के 6वें प्रधानमंत्री के रूप में सेवा दी। प्रत्येक वर्ष इनके सम्मान में 20 अगस्त को सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये जो दिन है ये पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी को समर्पित है, जिनका जन्म आज ही के दिन यानी कि 20 अगस्त 1944 को मुंबई महाराष्ट्र में हुआ। सद्भावना दिवस का उद्देश्य है राष्ट्रीय एकता, शांति और सांप्रदायिक सौहार्द को बढ़ावा देना, जो कि इनके जीवन का मूल मंत्र भी था। ये भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री थे जिन्होंने 1984 में अपनी मां इंदिरा गांधी जी की हत्या के बाद मात्र 40 की उम्र में देश की बागडोर संभाली थी। सवाल 8वां है। पहली बार सिंसिनाटी ओपन 2025 से जो पुरुषों का खिताब है ये किसने जीता? तो ये जीत लिया है कार्लोस अल्कराज ने। स्पेन से बिलोंग करते हैं। इन्होंने फाइनल में इटली के जेनिक सिनर को हराया है। और यही यदि मैं वुमन कैटेगरी की बात करूं, सिंसिनाटी ओपन 2025 महिलाओं की कैटेगरी का खिताब ये पोलैंड की ईगा स्विटेक ने जीता है, जैस्मिन पाओलनी को हरा करके। तो ये तो आप समझ गए होंगे कि ये टेनिस का टूर्नामेंट है। यहाँ से अब मैं आप लोगों को एक महत्वपूर्ण टेनिस का टूर्नामेंट याद कराने जा रही हूँ। जैसे कि कई बार मैंने आपको बताया है कि साल भर में टेनिस के 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और यूएस ओपन, जिसमें कि 3 हो चुके हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन। यूएस ओपन अभी नहीं हुआ है। तो इन 3 टेनिस की प्रतियोगिताओं में मेन सिंगल और वुमेन सिंगल का टाइटल किसने जीता है, ये मैं आपको याद करा देती हूँ क्योंकि ये एग्जाम में पूछे ही जा रहे हैं। जैसे कि मैंने सीक्वेंस ऐड किया है। सबसे पहले क्या होता है? ऑस्ट्रेलियन ओपन। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन में मेन सिंगल का टाइटल इटली के जेनिक सिनर ने जीता। फ्रेंच ओपन में मेन सिंगल का टाइटल कार्लोस अल्कराज ने जीता, जो कि स्पेन से बिलोंग करते हैं। फिर तीसरा है विंबलडन ओपन। विंबलडन ओपन भी जेनिक सिनर ने जीता। तो पहले और तीसरे
यानी कि ऑस्ट्रेलियन ओपन और विंबलडन ओपन दोनों के विजेता जैनिक सिनर हैं। डेनियल मेदवेदेव बिलोंग करते हैं रशिया से, रोहन बोपन्ना ये भारतीय हो जाएंगे। यदि मैं यही तीनों टूर्नामेंट महिलाओं की कैटेगरी का आप लोगों को याद करवाऊं, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन में वुमेन सिंगल का टाइटल मेडिसन कीज ने जीता है। फिर फ्रेंच ओपन में कोको गॉफ विजेता है। फिर विंबलडन ओपन में विजेता है ईगा स्विटेक। ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतने वाली मेडिसन कीज अमेरिका से बिलोंग करती हैं, कोको गॉफ भी अमेरिका से, ईगा स्विटेक पोलैंड से। सेरेना विलियमसन वैसे ये अमेरिका से बिलोंग करती हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है, फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट पर, विंबलडन ओपन ग्रास कोर्ट पर। अब जो होगा चौथा टूर्नामेंट यूएस ओपन, ये भी हार्ड कोर्ट पर ही खेला जाएगा। सवाल नंबर 10वां है, वन फ्री जोन पासपोर्ट पहल किस शहर के द्वारा शुरू की गई? तो इसकी शुरुआत अभी हाल ही में की गई है दुबई के द्वारा, जो कि यूएई का एक शहर है। तो दुबई ने वन फ्री जोन पासपोर्ट लॉन्च कर दिया है, जो कंपनियों को एक ही लाइसेंस के तहत सभी दुबई फ्री जोन में व्यवसाय करने की अनुमति दे देता है। किसी भी क्षेत्र में दुबई के व्यवसाय कर सकते हैं एक ही फ्री जोन पासपोर्ट के माध्यम से। तो इससे अलग अलग लाइसेंस और बार बार रजिस्ट्रेशन कराने की जो जरूरत थी, ये खत्म हो जाएगी। इस नए नियम के अनुसार ट्रेड करना आसान हो जाएगा, कर छूट मिलेगी, यानी कि इसमें टैक्स में छूट मिलेगी, और 100% विदेशी स्वामित्व वाली जैसी सुविधाएं ये देगी, और स्टार्टअप तथा बहुराष्ट्रीय कंपनियों को तेजी से विस्तार करने में ये मदद भी करेगी। दुबई यूएई का शहर है, यहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने जा रहा है। अबू धाबी यूएई की कैपिटल है, यहाँ से आप रिलेट करेंगे सेफेस्ट सिटी इंडेक्स में ये टॉप पर है। यहाँ से आप ये भी रिलेट करें, आईसीसी का हेडक्वार्टर आप दुबई में ही पढ़ते हैं। लंदन दुनिया के सबसे भीड़ भाड़ वाले शहरों में टॉप पर है। थिम्पू दुनिया की पहली ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी है, भूटान की कैपिटल है। यदि भारत की पहली ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी पूछा जाता, तब ये कोटा है। सवाल 11वां है, अग्नि 5 का परीक्षण किस स्थान से किया गया? रिसेंटली 20 अगस्त के दिन ओडिशा के चांदीपुर से अग्नि 5 का सफल परीक्षण कर लिया गया है। इसकी क्षमता की यदि मैं बात करूं, तो 5000 किलोमीटर की रेंज वाली 3 चरणी ठोस ईंधन आधारित ये मिसाइल है। ये पारंपरिक और परमाणु दोनों ही वॉर हेड ले जा सकती है, और इसके अलावा ये MIRV तकनीक से कई लक्ष्यों को एक साथ भेजने के लिए भी सक्षम है। यहाँ पर जो टर्म लिखा हुआ है MIRV, इसकी फुल फॉर्म बनती है मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। तो ये भारत की नो फर्स्ट यूज पॉलिसी का हिस्सा है। नो फर्स्ट यूज यानी कि हम पहले इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्या पहले इस्तेमाल नहीं करेंगे? जब तक किसी देश के द्वारा हमला नहीं किया जाता, भारत हथियार नहीं उठाएगा। तो ये नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है, पोखरण राजस्थान में, व्हीलर द्वीप आपका ओडिशा में है, जिसका बदला हुआ नाम एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप है। अब लोकसभा में 130वां संविधान संशोधन विधेयक चर्चे में है, इसलिए मैंने एमसीक्यू तो ऐड नहीं किया है। बाद में इसके कुछ क्वेश्चन बनेंगे, तो वो डेफिनेटली मैं आप लोगों को पढ़ा दूंगी। अभी 130वां संविधान संशोधन विधेयक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा लोकसभा में लाया गया, इसके कारण चर्चे में है। बिहार में जो SIR है ना, SIR यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, अभी लोकसभा के यहाँ पर जो चुनाव होने जा रहे हैं, इस दौरान अभी और भी चर्चे में है। तो इस प्रक्रिया को लेकर के विपक्ष के विरोध के बीच ये विधेयक लाया गया है। तो ये जो 130वां संविधान संशोधन विधेयक है 2025 का, ये गंभीर अपराधों के आरोप में 30 दिन तक हिरासत में रहने वाले जो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री हैं, इन्हें हटाने का प्रावधान करता है। अभी तो इसे लेकर के लोकसभा में बवाल मचा हुआ है। इससे जो फैक्ट या करंट अफेयर के क्वेश्चन आगे बनेंगे, वो मैं आपको एमसीक्यू में ऐड करके बता दूंगी। मैंने कल आपसे पूछा था देश के 89 नंबर के ग्रैंड मास्टर कौन बने, जिसका आंसर था रोहित कृष्ण। आज का सवाल है, किस शहर में भारत के पहले महिला आधारित फूड हब का उद्घाटन किया गया? आंसर इसका जो भी आप कमेंट बॉक्स में बताइए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।